Hello, my dear children. Welcome to my English class for class 10th on my YouTube channel, Laughing Souls. I hope God has given you enough reasons and is giving you enough of opportunities to laugh. Now, today I am going to cover another poem of class 10, that is Dust of Snow by Robert Frost. इसका आपके जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें फर्स्ट फ्लाइट में 2 पोएम्स हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, और उसमें से जो एक पोएम है फायर एंड आइस, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस क्लास में. सो आज मैं जो हूँ वो डस्ट ऑफ स्नो कवर करूँगी. अगेन अ वेरी शॉर्ट पोएम. फायर ऑफ आइस जो थी वो 9 लाइन्स की थी और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो 8 लाइन्स की है. और आज के लेसन में I'm going to introduce you to the poet and the poem, and then we'll do the reading of the poem. Then comes the explanation and reflection on the poem, and then we will be discussing the central idea, the message, the theme of the poem, and finally we'll be discussing on the poetic devices used in the poem. बच्चों, वैसे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारे विषयों पे लिखा है, पर उनको एक नेचर पोएट के रूप में भी जाना जाता है. वे जो थे अपने समकालीन जो पोएट्स थे, जो कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे, और उस समय की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इवेंट्स होते थे, इंसिडेंसेस होते थे, या प्रकृति से, आसपास के नेचर से प्रभावित होते थे और उससे इंस्पायर होके वो लिखते रहते थे. ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी इंस्पायर्ड है उनके न्यू इंग्लैंड के घर से. उन्होंने एक बहुत लंबा समय अपने जीवन का जो है वो अपने न्यू इंग्लैंड के घर में बिताया, और न्यू इंग्लैंड का जो क्लाइमेट है वहाँ पे विंटर्स जो हैं वो बहुत ही सिवियर होते हैं, बहुत हार्श होते हैं और बिल्कुल पसंद नहीं किए जाते हैं. अब इस पोएम में भी उन्होंने उसी तरह का एक क्लाइमेटिक बैकग्राउंड क्रिएट किया है, और उसके बाद उन्होंने बताया है इस पोएम के ज़रिए कि कैसे एक छोटी सी आशा की किरण जो है वो किसी भी व्यक्ति को गहरे दुख में से निकाल सकती है और आगे खुशियों का रास्ता दिखा सकती है. तो बच्चों, ये तो थी पोएट की बात और उसकी इंस्पिरेशन की बात. अगर हम पोएम की बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो की, तो ये जो पोएम है ये 2 स्टैंजा की पोएम है, 4 लाइनर्स, और इसमें एक ही इंसिडेंट्स को पोएट ने नरेट किया है. अब क्या इंसिडेंट्स है कि पोएट जो है या जो नरेटर है उसके लिए एक बहुत ही बुरा दिन होता है और कड़ाके की ठंड में उसको अपने घर के कंफर्ट्स और कोजीनेस और वार्मथ को छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है. अब वो पहले ही दुखी है, बाहर निकला हुआ है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे होता है, और जैसा कि बाकी सब चीज़ों पे है, हेमलॉक ट्री भी जो है वो बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है. सो इट इज स्नो कवर्ड, और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा है. हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट है और हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है. अब वो कौवा अपने आप को शेक करता है, या तो वो विंग्स को फ्लैप करता है या अपने ऊपर से वो स्नो को हटाने के लिए अपने को शेक करता है. तो उससे जो है, जो हेमलॉक ट्री के ऊपर की जो स्नो है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं स्नो फ्लेक्स के रूप में पोएट पे गिरते हैं. अब इस डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो फ्लेक्स हैं वो डस्ट ऑफ स्नो से कंपेयर करे गए हैं, मेटाफर है. वो जब गिरते हैं पोएट के ऊपर उसका असर क्या होता है, वो इरिटेट नहीं होता, बल्कि वो सूदिंग इफेक्ट जो है उसका जो ठंडा प्रभाव, उसका जो एक सूदिंग इफेक्ट है, एक हीलिंग इफेक्ट है स्नो फ्लेक्स का, उससे जो है पोएट का मूड अपलिफ्टमेंट हो जाता है, वो उसके स्पिरिट्स हाई होते हैं, उसको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, और अभी तक जो उसका पास्ट का जो मूड खराब था, जिसको लेके वो दुखी था, रिग्रेट कर रहा था, वो हट जाता है और वो शुक्र मनाता है. ही सीज द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड ही इज ग्रेटफुल कि अभी जो दिन बाकी है, पूरा दिन खत्म नहीं हुआ है, बाकी का दिन जो है वो उसको रिग्रेट नहीं करना. सो ही लुक्स फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द डे. तो बच्चों, अब जो पोएम है वो डिस्प्लेड है आपके स्क्रीन पे.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फेमिलियर विद द पोएम, इसलिए पोएम रीड करना बहुत ज़रूरी है। एक बार तो मैं आपके लिए कर देती हूँ, बट आई रिक्वेस्ट यू टू रीड इट वंस और ट्वाइस सो दैट यू गेट फेमिलियर, सो दैट अगर इसमें से कोई एक्सट्रैक्ट आता है तो आप फटाफट उसको पहचान सकते हैं कि ये किस पोएम से आया है। फिर आप विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। So the poem is like this. Dust of snow. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The poem has been beautifully written in 2 stanzas and there is no punctuation mark in between. सीधा लास्ट में जाके एक फुल स्टॉप लग रहा है जो अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड एंजैममेंट। चलिए बच्चों, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा का। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल लाफिंग सोल्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अब कर लीजिए, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग फॉर क्लास 9th and 10th ऑल द पोएम्स एंड देन द रिमेनिंग स्टोरीज। नाउ लेट्स गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टैंजा 1। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। अब पहले तो इसमें जो स्टैंजा है उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं, न्यू वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं। हेमलॉक ट्री, ये एक पॉइजनस ट्री है जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल निकलते हैं, सो इट्स अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो के, बर्फ के बहुत ही छोटे, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, उसके लिए डस्ट वर्ड यूज किया गया है, जैसे धूल कण जितने छोटे। सो dust of snow here means very small particles of snow, the minuscule of snow, minute particles of snow। अब इस पूरे स्टैंजा, जो फर्स्ट स्टैंजा है बच्चों, ये एक मूड सेट कर रहा है। ये हमें बताता है कि कैसे पोएट जो है दुखी है। किसी लाइन में ये नहीं लिखा हुआ है हमें कि पोएट दुखी है अभी, लेकिन क्योंकि उसने ऐसे सिंबल्स यूज करे हैं जो हमें बताते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है दैट इज ग्लूमी एंड सैड एंड सोरोफुल एंड वेरी वेरी हार्श। कैसे? लाइन 1 में यूज किया है क्रो का। अब क्रो जो है अपने आप में एक सिंबल है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्रो को ऐसे भी हम लोग वन ऑफ द अगलीस्ट बर्ड्स में गिनते हैं। उसकी आवाज को भी हम बहुत कर्कश मानते हैं, उसका बोलना हमारी छतों पे हम शुभ नहीं मानते। सो इट्स a symbol for the dark aspect of nature। ill omen मानते हैं हम इसको, sorrowful sorrow के लिए भी मानते हैं। और जो सेकेंड लाइन है उसमें हमें ऐसा कुछ भी सिंबल नहीं मिल रहा है। अगेन थर्ड लाइन में जो है मेटाफर है डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है दैट्स अ मेटाफर फॉर स्नोफ्लेक्स। अब स्नो जो है इसमें थर्ड लाइन में ये एक सिंबल की तरह से आ रहा है। स्नो जो है वो विंटर सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और विंटर सीजन जो है वो अपने आप में एक सिंबल है इन एक्टिविटी का। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, विंटर्स में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, पूरा सब कुछ सफेद चादर से ढका रहता है। सो इट इज अगेन अ सिंबल ऑफ इनएक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी मीन्स डेथ। अब लास्ट लाइन जो है हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री अपने आप में एक सिंबल की तरह से यूज हुआ है चिल्ड्रन। ये हेमलॉक ट्री जो होता है ये एक कॉमन सा ट्री है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और बहुत ऊंचा होता है, बहुत लंबी इसकी उम्र होती है। वैसे तो ये मेडिसिनल यूज इसका काफी है और इसमें से काफी एसेंशियल ऑयल्स भी निकलते हैं, लेकिन क्योंकि इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है उसके वजह से यहाँ पे हम इसको एक नेगेटिव सिंबल, एक डार्क एस्पेक्ट ऑफ नेचर की तरह से ले रहे हैं। और कहानी क्या है? ऐसा माना जाता है कि जो ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं सोक्रेटिस, उनको धोखे से मारा गया था, और उनकी जो चाय थी उसमें एक जहर मिलाया गया था और वो जहर था हेमलॉक। इसीलिए जो हेमलॉक ट्री है इसको एक डेथ का सिंबल माना जाता है। तो अब ये सारी जो चीजें हैं, क्रो का होना, स्नो विंटर का होना, हेमलॉक ट्री का होना, ये अपने आप में बता रहा है कि सिचुएशन कितना ग्रिम था और कितना डिप्रेसिंग था। नाउ लेट्स गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन।
The poet is recounting a simple small incident that changes his mood. It seems very simple, but it has great significance. The poet was once very depressed and hopeless. He was in a state of sorrow and was standing under a hemlock tree. Suddenly a crow that was sitting on the tree shook, and the fine particles of snow, that is snowflakes, they fall from the tree and fall on the poet. अब बच्चों इसमें जो है पोएट जो है इतनी कड़ाकी हुई ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में अपने घर से बाहर निकला हुआ है, वो दुखी है, ही इज इन रिग्रेटफुल मूड, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हेमलॉक ट्री के नीचे आता है एंड द सिचुएशन इज होपलेस। शायद वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजरना भी नहीं पसंद करता, लेकिन वो उसके नीचे होता है और हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स अ कोइंसिडेंस कि पोएट का उस पेड़ के नीचे होना, हेमलॉक ट्री के, और कौवे का उसके ऊपर होना, और उसी मोमेंट पे कौवे को शेक करना। So the crow, it shakes itself, it makes a movement, maybe with the wings or maybe it just gives a jerk to itself. उसकी वजह से क्या होता है, जो स्नो है ट्री के ऊपर, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स पोएट पे गिरते हैं। अब इन स्नोफ्लेक्स का जो गिरना होता है स्नोफ्लेक्स का, उसका क्या असर होता है पोएट पे, वो हमें सेकंड स्टैंजा में बताया गया है। क्या वो और दुखी हो जाता है या क्या उसके लिए चीजें बदल जाती हैं। Now let's go through the second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब इस स्टैंजा में अगर हम देखें तो ये कंटिन्यूएशन में आ रहा है ऊपर वाले का, और इसमें जो है डिफिकल्ट वर्ड, उसमें आप एक रूड को देख सकते हैं। रूड मतलब जो होता है यहाँ पे रिग्रेट से है, अफसोस मनाना, पछतावा करना। नाउ वी नो कि वो स्नोफ्लेक्स का गिरना हुआ पोएट पे, अब उसका क्या असर होता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड when the light, cool and soft snowflakes, that is the dust of snow, जो कि पोयम का नाम भी है, fell on him, it did not hurt him. On the contrary, it was a delightful experience. It changed his mood from sad to happy. His low spirit was uplifted and he felt soothed and refreshed. तो जैसा कि हम लोगों में से भी जो पहाड़ी इलाकों में गए हैं, स्नोफॉल का एक अच्छा खासा क्रेज होता है, क्योंकि उसका इफेक्ट इतना सूदिंग, इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना हीलिंग होता है। वही इफेक्ट पोएट ने भी फील किया। जब वो स्नोफ्लेक्स छोटे छोटे उसके ऊपर गिरे तो उसको चोट नहीं लगी, ना वो ज्यादा दुखी हुआ, बल्कि इट वॉज अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, और उसका मूड फटाफट सैड से हैप्पी हो गया। ही स्टार्टेड फीलिंग जॉयस एंड रिफ्रेश्ड। Now the last two lines, and saved some part of a day I had rued. Now this simple small incident helped the poet to forget his past sorrow. जो भी उसका दुख रहा हो, जिस कारण भी उसका मूड सॉरोफुल था, वो उस चीज को भूल गया इस छोटे से इंसिडेंट से, and inspired him to enjoy the remaining part of the day. और अब उसके अंदर एक उमंग भर गई, जो बाकी बचा हुआ दिन है उसको एंजॉय करने का, टू लुक फॉरवर्ड टू इट। ही thus became happy as it saved his rest of the day and from being wasted and held in regret. तो इस तरह से उसका जो सैड मूड था, इट चेंज्ड इनटू अ हैप्पी मूड। मूड मीन्स द स्टेट ऑफ माइंड। तो जो उसका स्टेट ऑफ माइंड था वो अब वो खुश हो गया, और अब वो आगे देख रहा है, फ्यूचर में देख रहा है, और अब वो रिग्रेट नहीं कर रहा है। उसका जो बाकी बचा हुआ दिन था, जो अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो वो भी एक रिग्रेटफुल डे में ही एंड होता, पूरा दिन उसका खराब जाता। लेकिन अब उसका बाकी बचा हुआ दिन जो है वो बच गया है खराब होने से, और अब वो उसको देख रहा है, इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंड इट जॉयफुली, एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर।
सो चिल्ड्रन, आई होप आपको पोयम बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ गई है, क्लियर है। हर लाइन, हर स्टैंजा, पोयम का मूड, पोयम का जो इफेक्ट है, जो टोन है, वो सारा आपको समझ में आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की, थीम की और मैसेज की। क्या मैसेज स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रहा है, इसका क्या थीम है, क्या सेंट्रल आइडिया है। अब the very first message that comes to us, our mind, is significance of small things in life. Happiness comes in small packages. अब जैसा कि हमने देखा कि एक छोटा सा इंसिडेंट है, शायद इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता, लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट में जो है वो इतना बड़ा चेंज लेकर आ गया पोएट के अंदर, नरेटर के अंदर। उसका मूड जो है, जो सॉरोफुल था, जो सैड था, जो फुल ऑफ रिग्रेट था, it is now, it has become happy and joyous, and he is looking forward to the rest of the day. Happiness comes in small packages. कई बार हम क्या करते हैं ना कि हम दरवाजा देखते रहते हैं जो बंद होता है, लेकिन हम खिड़कियों पे ध्यान ही नहीं देते। यहाँ पे ऐसा ही हुआ, छोटी सी चीज पे उसका ध्यान चला गया और उसके जो स्नोफ्लेक्स का उसके ऊपर गिरना हुआ, उससे जो है उसको इतनी सारी खुशी मिली। Now the second message, children, is a single ray of hope is sufficient to dispel the entire darkness. So we should be always optimistic. आशावादी एक मैसेज आ रहा है कि हमें आशावादी रहना चाहिए। एक अकेली जो है रे जो होती है, प्रकाश की किरण जो होती है, वो काफी है एकदम घने अंधेरे को दूर करने के लिए भी। यहाँ पे जो रे ऑफ होप था, दैट वाज द डस्ट ऑफ स्नो, और जो डार्कनेस था, दैट वी नो दैट ही वाज ऑलरेडी सैड एंड ही वाज सराउंडेड बाय द डार्क एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, द हेमलॉक ट्री, द क्रो, विंटर, सिवियर विंटर इटसेल्फ। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए बस वो रे ऑफ होप, एक छोटी सी आशा ही चाहिए होती है हमें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। तो चाहे हम कितने ही कठिनाइयों से घिरे हों, हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, और वो किरण जो छोटी सी आशा की किरण होती है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए और हम अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल आ जाएंगे। Now the third message is nothing is permanent except change. Even the darkest night is followed by a sunrise. चेंज जो है, बदलाव जो है, ये नेचर का नियम है। दिस इज अ रूल ऑफ नेचर। कोई भी चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बुरा समय भी नहीं रहता। ये मैसेज भी हमारा निकल कर आता है इस पोयम में से कि बुरा समय जो था, जो फर्स्ट स्टैंजा में दर्शाया गया, कितना बुरा समय था ऑथर अपना पोएट के लिए, लेकिन वो किस तरीके से चेंज हो गया। एक नेचुरल छोटा सा इवेंट हुआ और उससे चेंज हो गया। तो जैसे एक डार्क नाइट होती है, चाहे वो कितनी लंबी हो, लेकिन सूर्य उदय तो होना ही होना है। नेक्स्ट जो मैसेज आता है वो है मदर नेचर हैज अ हीलिंग हैंड एंड स्मॉल नेचुरल इवेंट्स हेल्प अस डील बेटर विद नेगेटिव इमोशंस। जो नेचर है उसको हम मदर नेचर कहते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ हमें देती है और उसका जो हाथ है, उसका जो टच है, वो भरा हुआ है हीलिंग। हमें हमारे घाव को भरते हैं, वो मलहम लगाती है, वो हमारे घाव को भरती है, हमारे दुखों को कम करती है, हमें सुख की अनुभूति देती है। तो स्मॉल नेचुरल इवेंट्स होते हैं, वो हमें हमारे नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करने की शक्ति देते हैं, वो हमारे को एक इंस्पिरेशन देते हैं। दे हैव अ ह्यूज इफेक्ट ऑन अस। सो द मदर नेचर हैज always been helping human beings and we should also take care of it. आप नेचर में निकल जाइए, ब्यूटी ऑफ नेचर इज ऑलवेज गोइंग टू अपलिफ्ट योर स्पिरिट। द नेक्स्ट वन इज मिथ बस्टर। ये पोयम जो है ना, ये एक मिथ बस्टर है, एक मान्यता जो है जुड़ी हुई होती है किसी चीजों से, और उसकी जो रियलिटी होती है, उन दोनों में डिफरेंस लाता है मिथ बस्टर। तो एक तरह से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो पोएट हैं, वो काफी प्रोग्रेसिव रहे हैं। इस पोयम में भी उन्होंने कोई ब्यूटीफुल बर्ड नहीं ली है, क्रो को लिया है, हेमलॉक ट्री को लिया है, स्नो को लिया है, जिनको कि हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर के साथ, इल ओमेंस के साथ, ग्लूम के साथ, डेथ के साथ, इनएक्टिविटी के साथ, सॉरो के साथ। लेकिन एक्चुअली इस पोयम में ये सारी चीजें इंस्ट्रूमेंटल हो गई, इनकी वजह से ही पोएट के जीवन में खुशियां आई। आयरनी है, होना क्या चाहिए था, कुछ अपशगुन होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया, एक अच्छी चीज हो गई। पोएट का मूड
जो दुखी था वो अब खुश हो गया. So it's having a myth buster. Something that proves a popular belief wrong. The symbols of death, gloom, and ill omen actually turned out to be instrumental in bringing happiness to the poet. Now the sixth one is, every dark cloud has a silver lining. Surrounded by negativity, the dust of snow falling on poets brought positive vibes. अब ये तो बहुत ही पुरानी सेइंग है, बहुत ही प्रचलित प्रवर्ब है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. आप कितनी भी नेगेटिविटी से, कितने भी दुखों से क्यों ना घिरे हों, लेकिन उन सब में कहीं ना कहीं एक छोटी सी किरण रहती है, आशा रहती है पॉजिटिविटी की, या एक ऐसा इंसिडेंट उसमें छुपा हुआ होता है जो कि ये सारी चीजों को बदलने की क्षमता रखता है. द डस्ट ऑफ स्नो में वही क्षमता थी जो पोएट पे गिरा और पोएट का दिन उसने सुखद कर दिया. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, सेंट्रल थीम जो है, जो मैसेजेस हैं, ये निकल कर आते हैं. इनके बेस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर बच्चों अब आप उसको इलैबोरेट कर सकते हैं. एक जनरल पैराग्राफ बनाइए और एक पोएम से रेफरेंस देकर लिखिए, and I'm sure you'll be scoring very high marks. Now it is time to move on to the poetic devices used in the poem. पर उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बोलती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं क्लास 9th and 10th के, you can spread the word also. Now let's move to the poetic devices. तो पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज हुए हैं इस पोयम में? लेट्स सी चिल्ड्रन, द राइम स्कीम कम्स वेरी फर्स्ट. राइम स्कीम मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि किस तरह से बनाया जाता है. इस पोयम का डस्ट ऑफ स्नो का राइम स्कीम है, दोनों स्टैंजा का मिला के पूरी पोयम का ए बी सी डी सी डी. लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि किस तरीके से बनाया जाता है. लास्ट वर्ड पे ध्यान देते हैं राइम स्कीम के लिए. ऑफ ईच लाइन, अब पहले स्टैंजा का राइम स्कीम कैसे निकला? द लास्ट वर्ड इज क्रो. तो इस क्रो को हमने ए अल्फाबेट स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया. अब फिर हमने बाकी स्टैंजा में देखा कि बाकी लाइंस में क्रो से राइम करने वाला लास्ट वर्ड कौन है? मी नहीं करता, स्नो करता है, ट्री नहीं करता. इसलिए थर्ड लाइन को हमने वापस से स्नो को अपना जो है वो ए बोला. जो सेकेंड लाइन है उसका लास्ट है मी, और मी जो है वो राइम कर रहा है फोर्थ लाइन के ट्री से. सो ये भी बी बन गया. सो द राइम स्कीम बिकम्स ए बी. और इसी तरीके से सेकंड स्टैंजा का निकल के आएगा, क्योंकि हम ए बी ऊपर यूज कर चुके हैं. तो हार्ट के लिए हमने सी लिया और वही पार्ट के लिए बन गया. मूड के लिए हमने डी लिया और वही रूट के लिए बन गया. सो इट बिकम सी डी. लेकिन अगर सिर्फ एक ही स्टैंजा आता है तो इट इज गोइंग टू बी ए बी. द सेकेंड पोएटिक डिवाइस इज सिम्बॉलिज्म. इसको मैं अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. यहाँ पे जो सिंबल्स यूज हुए हैं, जो प्रोमिनेंट सिंबल्स हैं, वो है क्रो, जो कि दर्शाता है डार्क साइड ऑफ नेचर, अगलीनेस, सॉरो, इल ओमेन, डेथ एंड फियर. हेमलॉक ट्री, अगेन डेथ एंड फियर. स्नो, इट रेफर्स टू विंटर विच इज सिंबॉलिक ऑफ डेथ. डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे जॉय और हैप्पीनेस का सिंबल रहा है. थर्ड इज मेटाफर. मेटाफर जो है कंपेयरिंग ऑफ स्नोफ्लेक्स टू डस्ट. तो ये डस्ट जो है मेटाफर हो गया. एलिट्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि इफ द वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम साउंड दे आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, तो वो एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल बन जाएगा. लेट्स सी. एंड सेव सम पाप. इसमें सेव्ड और सम दोनों एस साउंड से बिगिन हो रहे हैं और दोनों बहुत क्लोज हैं. इनफैक्ट एक के बाद एक आ रहे हैं. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एलिट्रेशन का. आप और एग्जाम्पल्स भी निकाल सकते हैं. इमेजरी जो है वो तो बच्चों हर पोयम में ही होती है, बिकॉज ये एस्थेटिक होते हैं. आपके सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके सामने एक पिक्चर बन जाती है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जो कि इस पोयम में भी हुआ. One can imagine or visualize a cold, sad winter day and then the soft touch of snowflakes, जो कि happiness लेकर आता है.
So these are the prominent poetic devices, children. I'm sure now you'll be able to answer all the textbook questions, and apart from that, any question that can be framed from this poem. So I want you to go through it once again, and I hope you enjoyed the class. I'll be posting soon the third poem. Till then, bye-bye.